हम लोग बात करने वाले हैं आज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। जैसा आपने देखा था कि 39वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री को बिल्कुल सुरक्षित करने का प्रयास ये किया गया था, उसे न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट 3 जजों ने भिन्न भिन्न ओपिनियंस दी। हालांकि 5 जज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में संवैधानिक पीठ 5 से कम की हो ही नहीं सकती, लेकिन प्रमुख रूप से मैथ्यू जज, ठीक है, चंद्रचूड़ और आपका चीफ जस्टिस राय, इनके द्वारा ओपिनियंस व्यक्त की गई थी। बाकी जज इन्हीं के जैसी बात कह रहे थे और कुल मिलाकर जो इंदिरा गांधी राजनारायण का मामला था, उसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेसी, जिसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है, उसके अगेंस्ट उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को माना। और आपसे फ्री में ये तीनों बातें पूछी जाती हैं। कभी तो पूछ देंगे क्या रूल ऑफ लॉ, इसकी बात की गई है इंदिरा गांधी राजनारायण में, तो आप विकल्प देखें। विकल्पों में अगर इंदिरा गांधी राजनारायण ही है और रूल ऑफ लॉ की बात की गई, तो फिर वही सही ऑप्शन है, क्योंकि की है उसमें बात। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये दिया विकल्पों में तो वो भी सही है, क्योंकि मैथ्यू जज ने वो कहा है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर ये मिल रहा है तो ये भी कहा है उसने, ठीक है। चंद्रचूड़ जज साहब, जो उस समय जज थे, कालांतर में चीफ जस्टिस बने, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है। और राय चीफ जस्टिस, उन्होंने रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसकी बात की है। शेष खन्ना जज साहब थे, उन्होंने भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसी की बात की है। ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट क्यों है, क्योंकि जो 5 चीजें सर्वसम्मति से हैं, केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट स्वीकार हुई है, उनके अंतर्गत कहीं ना कहीं आ जाती है। आप जब कहेंगे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रूल ऑफ लॉ इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है रूल ऑफ लॉ। उससे अलग करके रूल ऑफ लॉ को देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमने कहा था कि रूल ऑफ लॉ अगर इसे सिंप्लीफाइड करें, इसे केवल साधारण अर्थों में परिभाषित करने की कोशिश करें, तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिसको जो काम दिया गया, यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, वे अपने को दी गई जो शक्तियां हैं उनका उपयोग उन मर्यादाओं के अधीन करेंगे जिन मर्यादाओं के अधीन उन्हें उन शक्तियों के उपयोग का निर्देश स्वयं संविधान से मिला है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, इसे अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। रूल ऑफ लॉ इसका मतलब ही है कि आपको जो काम दिया गया आप वही कर रहे हैं या उसके नाम पर कुछ और कर रहे हैं, और यदि वो कर भी रहे हैं तो क्या उन मर्यादाओं के अधीन कर रहे हैं जो मर्यादाएं स्वयं संविधान द्वारा अधिरोपित की गई। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि संविधान द्वारा हमें ये करने की शक्ति मिली इसलिए हम ये करेंगे, लेकिन वही संविधान यदि आपकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित कर रहा है तो आप कहें हम उस प्रतिबंध का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये बात आपकी कुछ लॉजिकल ये लगती नहीं है। इसलिए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका
अनिवार्य डेरिवेटिव है रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर। ये तो है ही है भाई। जस्टिस मैथ्यू ने यही तो सवाल उठाया कि लॉ, इसे इनेक्ट करने की ताकत आपको है, वेदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सिंपल लॉ। लेकिन आपने जो इनेक्ट किया है उसे लॉ तो कह ही नहीं सकते, वो तो जजमेंट। आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती ही नहीं मिलेगी, और जो प्रयुक्त भाषा है उसके मुताबिक ये कह दिया आपने कि किसी न्यायालय द्वारा अगर अवैध घोषित भी किया गया है प्रधानमंत्री के निर्वाचन को तो उसे सदा और सर्वदा वैध माना जाएगा। ये तो आपने जुडिशियल फंक्शन, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन के डिस्चार्ज के नाम पर, ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया है। आपने जुडिशियल फंक्शन ये किया है, और अगर हम इसे कानून मान लें तो इट इज जस्ट लाइक बिल ऑफ अटेंडर। ठीक है, बिल ऑफ अटेंडर हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा कानून होता है जिसके माध्यम से विधायिका किसी व्यक्ति अथवा किसी वर्ग को बिना कोई जुडिशियल प्रोसेस चलाए दोषी अथवा निर्दोष होने का कथन कर देती है और उस आधार पर सजा तय कर देती है। तो उन्होंने कहा ये तो आपने बिल ऑफ अटेंडर पास किया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर किसी न्यायालय ने आपको दिखाए थे उसके 3, 4, 5 पढ़कर सुनाए कि अगर कोई जजमेंट है भी तो भी वो सदा सर्वदा वैलिड माना जाएगा। अब इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला को ये कहां स्वीकार। तुरंत 42nd अमेंडमेंट प्रस्तावित हो गया, और हम तो आपसे कहेंगे कि अब तो राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया। जरा लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि अब तो राइट टू इंफॉर्मेशन में लोकसभा अध्यक्ष है, उस पर तत्कालीन विधि मंत्री का बयान जो उन्होंने लोकसभा में दिया, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड है आरटीआई में, ठीक है, फीस का भुगतान करके वो बयान जरूर पढ़िए, तब आपको सही स्थिति पता लगेगी कि आप कोई भी ठीक आदमी कांग्रेस के तो पक्ष में हो ही नहीं सकता। लॉ मिनिस्टर का जो बयान है लोकसभा में, उसे आप देखेंगे तो जबरदस्त एडवर्स कमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विरुद्ध गोलकनाथ और केशवानंद की रूलिंग को लेकर, और कहा गया कि देयर इज नो बेसिक स्ट्रक्चर, कोई मूल ढांचे का कोई मूल ढांचा नहीं है संविधान का। आज वो संविधान बचा रहे हैं, ठीक है, आज वो संविधान बचा रहे हैं। अब यही दिक्कत होती कि जब हम बोलते हैं तो हमें तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है, और जब संसद में कोई बोल रहा है उसे तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी उपलब्ध है, उसने तो फट से लॉ मिनिस्टर का तत्कालीन भाषण पढ़ा और फिर उसने बोलना शुरू कर दिया। फिर लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे जब उनके पास कंटेंट है तो वो बोलेंगे ही अच्छा, हमारे पास कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। और अब तो तब भी अवेलेबल है, अब तो तब भी अवेलेबल है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, एक्स अकाउंट है, लोग पोस्ट करते हैं लाइव, ठीक है, कार्रवाई हाउस की आने लगी, तो अब तो तब भी अवेलेबल है, पहले तो वो भी नहीं था, ठीक है। तो कंटेंट आएगा कहां से? लेकिन आप उसको अगर लेंगे आरटीआई में और पढ़ें देखें, ये कहा गया कि देयर इज नो बेसिक स्ट्रक्चर, कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये लफाजी है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की। अगर लॉ मिनिस्टर ने वो बयान लोकसभा में ना दिया होता, यानी संसद में ना दिया होता, तो शायद वो कंटेम्प्ट के दोषी होते, ठीक है, क्योंकि लोकसभा या संसद के अंदर था तो वहां संसदीय विशेषाधिकार है, वहां कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कहा गया कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, और सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट जो चाहे सो कर सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर, इसके नाम पर पार्लियामेंट की शक्ति को जो
चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। ये अस्वीकार्य है, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो वो लगभग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके माध्यम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी उन्हें भी अमेंड किया गया, उसके माध्यम से प्रस्तावना उसे भी अमेंड किया गया, उसके माध्यम से भाग 4, उसमें भाग 4A यानी आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो जोड़ी गई। तो अनुच्छेद 42 से काफी कुछ किया गया, काफी कुछ। अनुच्छेद 42 करें 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से काफी कुछ किया गया और लॉ मिनिस्टर ने इन्हीं तर्कों के साथ वो सारी चीज पार्लियामेंट में प्रस्तावित की कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कोई प्रिंसिपल नहीं है, मूल ढांचा कुछ नहीं है, और सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट ये भी है, ठीक है ना। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। आज बता रहे हैं कि संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। ये सुनिश्चित करेंगे जिनकी दादी श्री ये कर चुकी हैं, और हम तो कहते हैं आप मंगाएं, ठीक है, लॉ मिनिस्टर का बयान मंगाएं और पढ़ें, ठीक है। ये कहा गया कि कोई, क्योंकि ये आप नहीं कह रहे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये कह रहे हैं आप, और आप ये कह रहे हैं सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसका मतलब क्या निकला कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब तो यही निकला। और आप आलोचना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर जैसा प्रिंसिपल दिया, इसके लिए आलोचना कर रहे हैं। और वास्तव में अगर देखें तो जो भी व्यक्ति सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की मांग करता है ना, वो खुद के लिए निरंकुश ताकत इसे सुरक्षित करने की कोशिश करता है अच्छे अच्छे शब्दों में, ठीक है ना। क्योंकि उसे मालूम है, जैसे वो होती ना मां कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ठीक है। पूरा देश जानता है कि बैलेट से चुनाव का परिणाम क्या होगा, वो तो होता रहा है ना पहले। आपने भले ही बैलेट से चुनाव ना देखा हो, हमने तो देखा है। मतपत्र लूटे जाते थे, बक्सियों में पानी डाला जाता था, ठीक है, जबरदस्त रीपोल होते थे, बूथों पर कब्जा, वो तो आप पिक्चरों में देखते ही होंगे, बूथों में कब्जा कर लिया, गुंडे आए और बस फटाफट फटाफट, क्योंकि उसे ठोकना है और डालना है, बस बात खत्म हो गई। ईवीएम में 1 मिनट लगना है, ठीक है, एक वोट पड़ने में 1 मिनट लगना है, ठीक है। दोबारा प्रिजाइडिंग अफसर ही उसे शुरू कर सकता है। गुंडा गुंडा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता, ठीक है। गुंडा गुंडा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता। वो ईवीएम को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक बूथ पर कर लेगा चलो, लेकिन सैकड़ों बूथों पर एक साथ स्टार्ट नहीं किया जा सकता उसको, इतनी देर में फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ईवीएम से लूटना ये कठिन है, तो ये कहो कि साहब बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से अपनी गुंडागर्दी को सुरक्षित किया जाता है। जब आप सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में हमेशा सरकार बहुमत में होती है, ठीक है। और ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से सरकार बन जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी हर सरकार के पास होगी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन तत्कालीन समय की बात करें, जब ये सब हो रहा है, आज की बात मत करें। जस्टिस हेगड़े ने जो टिप्पणी दी थी वो तत्कालीन समय के बारे में दी थी, केशवानंद भारती पर बात करते हुए। उनका रेडियो फ्री है, लेकिन सरकार की प्रशंसा करने के लिए, प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन काहे के लिए, टू प्रेस द गवर्नमेंट। उन्होंने लिखा अपने जजमेंट में, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि जनता मिस इन्फॉर्म्ड है, उसके पास कोई सूचना नहीं है, और ऐसी दशाओं में सिर्फ न्यायालय ही हो सकता है
जो बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा करे। ठीक है, तो ये सिचुएशन, तत्कालीन सिचुएशन में बात करें तो जब आप सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पूरे देश में शासन में है, किसी स्टेट, अधिकांश स्टेट उन्हीं के द्वारा शासित है, एक दो भले ही कोई ऐसी हो जो विपक्षी दलों द्वारा शासित हो। तो ऐसी दशा में आप सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि मनमानी करने की इजाजत ये चाहते हो, मनमानी करने की इजाजत। ठीक है, और जबकि केशवानंद भारती में जो कहा गया कि आपको संशोधन की ताकत दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब स्वयं ये जो संविधायी शक्ति आपको मिली है संशोधन संबंधी, ये स्वयं में सीमित है, क्योंकि परिवर्तन की ताकत नहीं मिली। संविधान में परिवर्तन इसकी शक्ति किसी को नहीं है, केवल संशोधन की शक्ति मिली। और संशोधन शब्द स्वयं में सीमित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन लॉ मिनिस्टर फ्लोर पर यह कह रहे हैं कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ भी संशोधित कर सकते हैं, एंड देयर इज नो बेसिक स्ट्रक्चर, कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि यह बात भी गलत है तर्क की भूमि पर, क्योंकि कोई भी चीज तभी होती है जब उसमें कुछ हो, कुछ मूलभूत है, कुछ फंडामेंटल है। जब तक वो फंडामेंटल संबंधित वस्तु में नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि संबंधित वस्तु है। क्या ये संविधान का हिस्सा हो सकता है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? क्या ये अगर हिंदुस्तान में हो तो क्या हिंदुस्तान में घटने वाली ये घटनाएं संविधान के अकॉर्डिंग सही है, ऐसा कोई संविधान निर्मित किया जा सकता है? अगर इसे संविधान कहेंगे तो फिर गुंडागर्दी किसे कहेंगे, अराजकता किसे कहेंगे? इसका मतलब संविधान में ही कुछ मूलभूत है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ मूल तत्वों को रखे बिना संविधान अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। संविधान यानी संविधान कोई अलग से चीज नहीं होती, संविधान भी अंततः कानून है, लेकिन वो देश की राज व्यवस्था से संबंधित कानून है, इसलिए उसे अलग से नाम दे देते हैं संविधान। जैसे अब संविधाओं से संबंधित विधि को अलग से नाम देते हैं संविदा विधि, संपत्ति से अंतरण संबंधी विधि को संपत्ति अंतरण ये दे देते हैं। तो देश की राज व्यवस्था, इसे चलाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत ये तो निश्चित करने ही होंगे, और उन मूलभूत सिद्धांतों को ही उस पर्टिकुलर राज व्यवस्था का संविधान ये कहा जाता है। तो होता ही है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं? ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि कोई भी अगर संविधान से सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कुछ कहा केशवानंद भारती में, इसे हटा दो। केशवानंद भारती में 3 ओपिनियंस और आई थी, उसमें व्यक्ति की गरिमा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, इनके बीच संतुलन, ठीक है ना, 2 चीजें, एक कुछ और था। इन 3 चीजों को और भी, यानी टोटल 8 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताई गई थी, लेकिन 5 पर सब सहमत थे, 3 पर कुछ लोग सहमत थे। अगर ये चीजें संविधान से हट जाएं, इनमें कोई संशोधन आ जाए, तो फिर उसको संविधान कह कैसे सकते हैं? लेकिन तत्कालीन लॉ मिनिस्टर, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के लॉ मिनिस्टर हैं, और गांधी परिवार के सम्मान में तो कांग्रेसी कुछ भी कर सकते, कुछ भी, और कुछ भी किया। 39th अमेंडमेंट जैसा संविधान संशोधन तो पूरी दुनिया में कोई लाने की सोच ही नहीं सकता। कि बताइए, आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनके निर्वाचन को कोई चुनौती मिलेगी ही नहीं।
केवल संसद का एक प्राधिकारी नियुक्त होगा, वो उसकी वैधता की जांच करेगा, और संसद का प्राधिकारी किस ढंग से काम करता है ये तो आप सब देखते ही हैं। जो चुनाव अवैध घोषित हो चुका है उसके लिए आपने ये कह दिया कि क्या होगा, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी आधार पर किसी भी प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, और अगर कभी ऐसा हुआ है तो वो सदा और सर्वदा वैध समझा जाएगा। यानी आपने वो जजमेंट ही रिवर्स कर दिया। इस ढंग की विधायी शक्ति का प्रयोग हिंदुस्तान में कहीं हुआ हो तो भाई नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कहीं नहीं हो सकता। और आप ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री के निर्वाचन को आप चुनाव के चुनौती के बाहर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? हमने बार बार कहा कि भीष्म का जो सम्मान नहीं है कृष्ण के बराबर, अन्यथा करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, लेकिन उनका जो सम्मान नहीं है उतना जैसा कृष्ण का है, वो वजह ही यही है कि उन्होंने हस्तिनापुर का विभाजन स्वीकार किया, और वो भी अपने हितों को ध्यान में रखकर, हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखकर नहीं। तो आपने लोकतंत्र के हितों को ध्यान में रखकर 39वां संविधान संशोधन पास नहीं किया, आपने अपने हितों को ध्यान में रखकर। उस दिन आप लोग भेज रहे थे कि 12 जून 1975 को चुनाव अवैध घोषित हुआ, और कुछ नवंबर 1975 उसमें 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया। यानी अपने हितों को ध्यान में रखकर आपने वो अमेंडमेंट किया, कोई लोकतंत्र या देश के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया। और जब इस ढंग से आप चीजों को देखना शुरू करते हैं तो आपको सही स्थिति राज व्यवस्था की दिखाई देती है कि क्या किया गया। ठीक है, अब उसी सरकार के द्वारा जब 39th अमेंडमेंट असंवैधानिक हो गया है, तब 42nd अमेंडमेंट ये प्रस्तावित किया गया, और उनका लॉ मिनिस्टर कह रहा कि देयर इज नो बेसिक स्ट्रक्चर, कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट जो चाहे तो संशोधन कर दे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज होती नहीं। और पार्लियामेंट की सुपरमेसी, इसका सत्य क्या है? इसका सत्य यह है कि सुपरमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे ये होगी। अब आप कहेंगे सुपरमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे होगी, तो कांग्रेस तो सत्ता से हट भी सकती थी, लेकिन तत्कालीन समय में सोचिए, वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कभी गांधी परिवार की स्थिति ये भी आएगी कि वो अमेठी हार जाएंगे। ठीक है, और हार के डर से उन्हें वायनाड भागना पड़ेगा, ये वो कभी सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो स्थिति थी देश के अंदर, आपने वो स्थिति देखी नहीं, हमने देखी, कि कांग्रेस का टिकट मतलब जीत की गारंटी है, क्योंकि वही बात, सोशल मीडिया है नहीं, केवल अखबार है, और अखबारों के बारे में और रेडियो केवल 2 सूचना के साधन हैं। उनके बारे में जस्टिस हेगड़े की टिप्पणी बिल्कुल ठीक है कि दे आर इन एग्जिस्टेंस, काहे के लिए? फॉर व्हाट? टू प्रेज द गवर्नमेंट की प्रशंसा करने के लिए जनता। और उन्होंने क्या लिखा कि पब्लिक मिस इन्फॉर्म्ड है, वो तो कुछ मालूम ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो इस दशा में कोई ये सोच भी कैसे सकता था कि आगे ये स्थिति आएगी? इसलिए सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ये तर्क दिए जा रहे हैं, और सारी शक्ति अपने हाथों में लेने की कोशिश हो रही है। किया क्या 42nd अमेंडमेंट में? तो आपको बताया कि बहुत सारे संशोधन किए, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी, ठीक है, आपका प्रियम्बल में सेकुलर, ठीक है, यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया लिख दिया। चलिए, उन सबसे कोई दिक्कत नहीं है,
जो सबसे, क्योंकि जब देखिए कोई गुंडा भी कुछ करता है तो वो कुछ ऐसा भी करता है जो अच्छा होता है, क्योंकि बहुत खराब अगर सिर्फ करेगा तो गुंडा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर जनता खड़ी हो जाएगी उसके विरोध में। इसलिए गुंडा हमेशा कुछ अच्छा करता है और बाकी सब बुरा करता है। डकैत भी डकैती डालता तो गरीबों की लड़कियों की शादी भी करा देता है, ताकि कुछ बेवकूफ टाइप के लोग डकैतों के पक्ष में खड़े हों और वे कहे नहीं वो तो ठीक ही काम कर रहे हैं। जो चोर हैं, ठीक है, चाहे वो टैक्स चोर हो और चाहे आपकी संपत्ति चुराने वाले हो, आपकी संपत्ति चुराने वाले भोले भाले साधनहीन चोर हैं, और ये टैक्स चोर ये सबसे बड़े चोर हैं। क्योंकि अगर दिल्ली प्रदूषण की मार झेलने को विवश है तो क्या हमने प्रदूषण पैदा किया है? ठीक है, प्रदूषण तो उन फैक्ट्री ओनर्स ने पैदा किया है। ठीक है, यही अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अमीर प्रदूषण पैदा करता है और गरीब उसे झेलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है, इसीलिए कह पाता क्योंकि ओपन कोर्ट में आपको बोलना है सब कुछ। अगर वो भी कमरों में बैठे हो तो वो भी ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वे भी उसी वर्ग में है। अब यही दिक्कत है कि ओपन कोर्ट में बोलना है, तो ओपन कोर्ट में तो अच्छी बात भाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मतलब ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कुछ ये टैक्स चोर कर रहे हैं तो ये भी तो कुछ अच्छे काम करते ही रहते हैं, तो जो कुछ आप करेंगे उसमें कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। तो 42nd अमेंडमेंट में भी वही है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ने में कोई बुराई नहीं, जोड़ना ही चाहिए। ठीक है, सेकुलरिज्म तो पहले से ही है, क्योंकि आप सेकुलरिज्म ना लिखो उसमें, अगर आप सेकुलर नहीं हो तो विधि के समक्ष समता होगी कैसे? अगर ये नहीं होगा कि राज्य अपने नागरिकों के बीच, ठीक है, लिंग भाषा धर्म जाति वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर आप धर्म के आधार पर भेदभाव करोगे तो विधि के समक्ष समता हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो सेकुलरिज्म तो ऑलरेडी है, वो आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक्चुअल आपने किया वो तो 368, इसमें सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 को जोड़ना है। 368 4 आपने जोड़ी, 368 5 जोड़ी, और 31C वहां जोड़ा। एक विद्वान हुआ है हीगल, ठीक है, हीगल एक ऐसा विधि शास्त्री है, आप तो कई बार प्री में यह भी पूछ लेते हैं हिटलर किससे प्रभावित था। ठीक है, कानून के क्षेत्रों में हिटलर किससे प्रभावित था, तो हीगल से प्रभावित था। ठीक है, हीगल ने जो कहा उसकी विचारधारा के आधार पर हिटलर ने जन्म लिया। ठीक है, और हीगल एक बड़ा शानदार विचारक है। हीगल ने अधिकारों पर नहीं, कर्तव्य इस पर जोर दिया है। हीगल ने कहा है कि मनुष्य सिर्फ एक अधिकार धारित कर सकता है, वो है अपने कर्तव्य के पालन का अधिकार, बस, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं। आपको सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है। लेकिन अगर ऐसे समाज की कल्पना की जाए, ठीक है, कि आपको सिर्फ अपने कर्तव्य करने हैं, तो ऐसे समाज में कर्तव्य पालन सुनिश्चित कौन कराएगा? ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा अपने कर्तव्य का पालन करने की नहीं है। यही प्लेटो कहता है। प्लेटो कहता है राज्य इसीलिए जन्मता है क्योंकि अव्वल तो व्यक्ति ये जानता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, अर्थात मेरा कर्तव्य क्या है, ये जानता नहीं वो। और अगर जानता भी है तो उसका निहित स्वार्थ उसे उस कर्तव्य को करने से रोकता है। ठीक है, आप ये तो जानते हो सड़क पर कब्जा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका निहित स्वार्थ आपको कब्जा न करने से रोकता है। तो प्लेटो कहता है यहीं पर राज्य की जरूरत है।
राज्य ये बताएगा कि तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ये भी बताएगा, और तुमसे राज्य तुम्हारा कर्तव्य संपादित भी करा लेगा। हीगल भी यही लगभग ऐसी बात करता है। हीगल कहता है, अगर आपको यह पता करना है मेरा कर्तव्य क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आप ठीक से सोचना शुरू करें, और जो कुछ आपको अपने व्यक्तिगत हित के विरुद्ध लगे वही आपका कर्तव्य है, जिसे करने का आपका मन ना हो, बस वही आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो हीगल ने इस ढंग की बात की है। हिटलर ने जो कुछ किया, तो उसने कहा कि यहूदियों को नष्ट करना है क्योंकि ये जर्मनी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्मनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ अच्छाई के नाम पर किया जाता है, बुराई के नाम पर कोई कुछ नहीं करता, सब अच्छाई के नाम पर। तो अगर कर्तव्य आधारित व्यवस्था होगी, ठीक है ना, तो दो ही रास्ते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। एक तो रास्ता यह हुआ, और एक रास्ता यह हुआ कि उससे जबरदस्ती कर्तव्य पालन करा दिया जाए। मैक्सिमम संभावना इस बात की है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम संभावना इस बात की है। और अपने कर्तव्य के पालन न करने के लिए वो जो तर्क देगा वो ये देगा कि ये मेरा कर्तव्य है ही नहीं, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा कर्तव्य है और हम ये नहीं करेंगे, ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। आपको खूब मालूम होता है कि आप नहीं पढ़े इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आप ये कहते नहीं हैं, आप कहते ये हैं वो तो पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, ठीक है, वो नोट्स ही नहीं दिए उन्होंने, वो तो सब बर्बादी हो गया। मतलब आप अन्य अन्य कारणों को उत्तरदायी ठहराते हैं, कभी अपने को नहीं, कभी अपने को नहीं। ये दुनिया है, ऐसे ही चलती है। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति स्वयं को दोषी नहीं ठहराएगा, वो यही कहेगा ये मेरा कर्तव्य था ही नहीं, ठीक है। तो कर्तव्य उसे बताएगा कौन? राज्य। और कर्तव्य पालन सुनिश्चित कौन कराएगा? राज्य। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, प्रैक्टिकल कोई चारा नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो अपने कर्तव्य का पालन स्वयं करेंगे, और उन्हें राज्य की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है ना। वे संत लोग हैं और उनके लिए ना कोई राज्य होता है ना कोई कानून होता है। अब जो मूर्ख लोग हैं वो इस पर भी आपत्ति उठाते, भाई कानून संतों के लिए क्यों नहीं होता, राज्य के लिए, उनके लिए? अरे बेवकूफों, वे वैसे ही मर्यादित हैं, इसलिए नहीं है उनके लिए जरूरत। वही कहते ना कि ईश्वर को ईश्वर हुए बिना नहीं जाना जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। कृष्ण को तभी जाना जा सकता है जब आप भी कृष्ण की मना स्थिति में पहुंच जाए, तब पता लगेगा वो जो कह रहे हैं कि मेरी शरण आओ। तो वास्तव में कृष्ण व्यक्ति के तौर पर अपनी शरण में आने को नहीं कह रहे हैं, कृष्ण ने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया और वो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी देर भाई ब्रह्म की शरण में आओ। हम तो है ही नहीं, कृष्ण नाम का व्यक्ति तो वहां ही नहीं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा ना कि सोई जाने जिसे देह जनाई, और जानत तुम्हें ही हुई जाए। जिस दिन तुम्हें जान लेगा बस उस दिन वो बचेगा ही नहीं, उस दिन बस तुम ही बचोगे, इसके अलावा कोई नहीं। तो राज्य, ठीक है, संतों के लिए नहीं होता, लेकिन जिस दिन आप संत हो जाएंगे उसी दिन आपको यह पता लगेगा कि राज्य संतों के लिए नहीं होता। इस कथन को कहा क्यों जाता है? क्योंकि वे स्वयं में इतने मर्यादित हैं कि उनसे किसी अमर्यादा की अपेक्षा ही नहीं है, होगी ही नहीं। अपेक्षा तो छोड़ो, होगी ही नहीं। अगर हो रही तो संत ही नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तभी संत है, लेकिन सामान्य व्यक्ति संत नहीं होता, समाज सामान्य व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो राज्य, इसके पास ताकत रहेगी, और जब राज्य के पास ताकत रहेगी तो राज्य अगर राम होगा, राम राजा होंगे, तब तो बात अलग है। अदरवाइज जो शासक होगा वो भी व्यक्ति होगा, और वो आपसे कर्तव्य पालन के नाम पर अपने
अपने हितों में लगातार काम करेगा। देश का विभाजन हुआ तो क्या यह कह के हुआ कि हम अपने फायदे के लिए किए ले रहे हैं? ना, ये कह के नहीं हुआ। मजबूरी है, जरूरत है, घटनाएं ऐसी हो रही हैं, देश की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए। सब कुछ अच्छाई के नाम पर होता है, कुछ भी बुरा भी अच्छाई के नाम पर होता है। तो अगर कर्तव्य आधारित व्यवस्था ये हो जाएगी, अधिकार बचेंगे ही नहीं, ठीक है? तो फिर कर्तव्य पालन के नाम पर आपसे क्या कराया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना? जो शासक होगा वो कर्तव्य पालन के नाम पर वो आपसे कराएगा जो सिर्फ उसी के हित की अभिवृद्धि कर रहा होगा और कुछ भी नहीं। इसीलिए फ्रेमर्स ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वो भी रखे और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट ये भी रखे, दोनों रखे। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया प्रियम्बल कि राज्य व्यवस्था को फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दोनों के मुताबिक किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चलना है। और इसीलिए यह कहा गया कि आपका 3 स्तंभ है जिन पर भारतीय संविधान खड़ा है, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट। ये 3 स्तंभ है 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से। और यही उन्होंने कहा भी, हमने आपसे कहा ना 5 सर्वसम्मति से उन्होंने घोषित किए थे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट, और 3 अन्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के बीच समन्वय, व्यक्ति की गरिमा और समता, ठीक है? और एक कोई और चीज थी, देख लेंगे, याद आ जाएगी, बताएंगे। ये 3 चीजें और बताई थी, ठीक है? हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री संसदीय तरीका शासन का, ये भी बताया था। तो ये टोटल 8 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताई थी। तो दोनों में समन्वय ये रखा गया। लेकिन आपका 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से, क्योंकि तानाशाही चलानी है और तानाशाही अच्छी अच्छी बातों के आधार पर चलानी है, ठीक है ना? तो 31C अमेंड किया गया। आपको बताया था कि 31C 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से अमेंड किया था और ये लिखा था कि 39B और 39C, ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट बनेगा, अगर कोई कानून बनेगा तो उसे 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है ना? उसके बाद आपका 42nd अमेंडमेंट में, और उसमें 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह भी लिख दिया था कि अगर किसी कानून में यह लिख दिया जाएगा कि 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया कानून है, ठीक है, तो यह माना जाएगा कि 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बना हुआ कानून है, यह माना जाएगा। तो कोर्ट ने 25th, जब केशवानंद भारती में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैधता को परीक्षित किया था, तो उन्होंने कहा था यह शब्द असंवैधानिक है, ठीक है, क्योंकि इससे लेजिस्लेचर ये जजमेंट ले रही है कि कौन सा कानून संवैधानिक है और कौन सा असंवैधानिक है, जबकि इसके परीक्षण का अधिकार न्यायालयों का है। ठीक है, 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर बना है तो संवैधानिक है, लेकिन हम ये देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बनाया अपने हित में हो और कहो ये कि 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, तो इसका परीक्षण तो होना चाहिए। तो उन्होंने उस भाग को अवैध घोषित किया था। अब क्या किया, ठीक है, अब ये कर दिया 42nd अमेंडमेंट से 39B और C की बजाय ये लिख दिया कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा, किसी भी, नॉट 39B और C, किसी भी पॉलिसी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे न्यायालय में 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, उस समय तक तो वो हट गया था। हाँ, इन्होंने 42 में से तो हटा दिया ना राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि
केशवानंद भारती में कह दिया बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो अमेंड नहीं हो सकता, बाकी सब अमेंड हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना नहीं, इसलिए उसे अमेंड कर दिया। तो 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। अगर कोई कानून, ठीक है, आपका किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के प्रमोशन के लिए बनाया जाएगा, एक बात यह है, अब इसे फिर गड़बड़ किया जा सकता था, कोर्ट फिर कह सकता था कि नहीं ये ठीक नहीं है। इसके लिए 368 4 और 5 ये जोड़े गए, ठीक है। तो 368 4 और 5 क्या कह रहे हैं अभी बता रहे हैं। तो 368 4 और 368 5 इसे ढूंढने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ये अभी भी आपके संविधान की बेयर में लिखे हैं। जरा पढ़े 368 4। कहता है इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध, ठीक है, जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं यानी फंडामेंटल राइट हैं, इस अनुच्छेद के अधीन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या पश्चात किया गया तात्पर्य कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, प्रारंभ या पहले, ठीक है। यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 55 जिस दिन लागू हो रही है उसके पहले भी अगर कोई संविधान संशोधन किया गया है तो उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसके मतलब यह हुए कि अब तक जितने संविधान संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराए गए वे सब कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, वे सब कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। इसका अर्थ यह निकला, ठीक है। क्या कह रहा फिर पढ़ लें। कहता है इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया गया तात्पर्यित, इस शब्द से और अभी इसका मतलब क्या निकलेगा, किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब 2 शब्द आ गए। 1976 इसमें 42वां संविधान संशोधन की धारा 55 इसके प्रारंभ से पहले या इसके पश्चात, इस संविधान संशोधन के प्रारंभ से पहले या इसके पश्चात किया गया कोई संविधान संशोधन या किया गया तात्पर्यित कोई संविधान संशोधन। इनफैक्ट संविधान संशोधन होता कैसे है उसके 3 तरीके बताए ना, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों का समर्थन, यही तो बताया। इसका मतलब यह निकला किया गया तात्पर्यित, इसका मतलब संविधान संशोधन करने का प्रश्न तो हुआ, लेकिन संविधान संशोधन नहीं हुआ, ठीक है ना। इस संविधान संशोधन के लिए कहा जाएगा कि यह संविधान संशोधन ऐसा है जो तात्पर्यित है संविधान संशोधन, इनफैक्ट यह संविधान संशोधन नहीं। जैसे आपका स्वेटर है, यह इनफैक्ट स्वेटर नहीं है, ये जैकेट है लेकिन स्वेटर जैसा है। जैकेट स्वेटर नुमा है, तो क्या कहेंगे, ये स्वेटर तात्पर्यित जैकेट है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य स्वेटर है लेकिन इनफैक्ट ये स्वेटर नहीं है, ठीक है ना। तो किया गया या
तात्पर्य कोई संविधान संशोधन, इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से यदि कोई संविधान संशोधन नहीं भी किया गया, ठीक है, चाहे पहले और चाहे बाद में, इसके प्रारंभ के बाद, ठीक है, भले ही इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं भी किया गया है तो भी वो संविधान संशोधन किसी भी आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यह निकला कि अपने हाथ में अब यह शक्ति लेना चाहते हैं कि भले ही 368 की प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई संविधान का संशोधन कर दे तो उसे भी आप अन्य आधारों पर तो छोड़िए, स्वयं इस आधार पर चुनौती नहीं दे पाएंगे न्यायालय में कि यह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन किए बिना संविधान संशोधन किया गया। यह ताकत अर्जित की गई और यह आज भी लिखा है, यह आज भी लिखा है। कुछ मूर्ख बहस कर सकते हैं, लेकिन जो करेंगे उन्हें इसे पढ़ लेना चाहिए और इसका अर्थ निकालने की क्षमता और प्रतिभा यह भी स्वयं में विकसित कर लेनी चाहिए। उसके बाद बात करें क्या लिखा है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के प्रारंभ होने के पहले या पश्चात किया गया कोई संविधान संशोधन या तात्पर्य कोई संविधान संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यह लिखा है, आपके सामने है, आंखों के सामने है। और इसके बाद जब कोई कहता ना कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छी नेता थी तो हमारा खून ही खोलने लगता है, ठीक है। ये है सामने, ये एविडेंसेस हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, असंवैधानिक ठहराए गए वो सब संवैधानिक हो गए, क्योंकि पहले या पश्चात, ठीक है, कोई संविधान संशोधन किया गया या तात्पर्य संविधान संशोधन है। किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती उसे मिल ही नहीं सकती, बात खत्म हो गई, ठीक है। आपने मतलब ऐसी शक्ति अपने हाथ में ली है जो शायद पूरी दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी होगी। किसी लोकतांत्रिक देश में, किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी शक्तियां अपने हाथ में नहीं ली होंगी। ये बात करेंगे संविधान बचाने की, ठीक है। वही जनता आज भी मिस इन्फॉर्म्ड है, लेकिन हाँ उस तुलना में ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। जैसे हम ही बैठ के, पहले तो ये सुविधा ही नहीं थी भाई, ना वाईफाई है ना लैपटॉप है, कोई चीज ही नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे कांग्रेसी ये भी बताते कि कंप्यूटर तो राजीव गांधी लाए थे। अरे भाई, दुनिया में कुछ भी चलेगा तो वो तो किसी ना किसी दिन यहां आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं दुनिया के किसी कोने में कोई टेक्नोलॉजी हो, कभी ना कभी तो वो दुनिया में आ ही जाएगी, इसमें क्या है। तो कायदे में तो टेक्नोलॉजी के, ठीक है, टेक्नोलॉजी गालियां देनी चाहिए। उनकी ये दशा टेक्नोलॉजी के कारण हुई है, ठीक है, क्योंकि अब प्रसार हमारे कृत्यों का सामने आ रहा है। अब 368(5) जरा पढ़ लें क्या कहता है। शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है, शंकाओं को दूर करने के लिए, यानी आपके मन में अगर कोई शंका आ गई हो तो उसे दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्धन, मीनिंग डिवाइस में कुछ जोड़ना, परिवर्तन, ठीक है, यानी संशोधन नहीं, परिवर्तन, और आ गया ये निरसन या निरसन, यानी पूरा खत्म, पूरा खत्म, नया लिखेंगे, ठीक है। या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा, ये लिखा है। ये बचा रहे हैं संविधान, ये बचा रहे हैं, ठीक है। संसद की संविधायी शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन ये नहीं होगा। ये है 368(4) और 368(5) जो इन्होंने 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। और कर्तव्यों के पालन के नाम पर ये मनमानी कर सके, स्वेच्छाचारिता, क्योंकि हीगल ने कर्तव्य आधारित व्यवस्था स्थापित की, लेकिन उसी कर्तव्य आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल करके हिटलर ने नाजी शासन जैसे
शासन को स्थापित किया। इसलिए लोगों का अधिकार ये सुरक्षित रहना चाहिए, उनके बीच एक बैलेंस होना चाहिए अधिकार और कर्तव्य के बीच। ये स्थिति पैदा की गई 368(4) और 368(5). अब वही होना था जो हुआ, ठीक है, चैलेंज हो गया 42nd अमेंडमेंट। और देखिए एक बात होती है, आदमी की कुछ बेसिक चीजें हैं, जो लैला मजनू के किस्से आपको दिखते हैं, मेरे हिसाब से ये अहम के किस्से हैं। होता क्या है, एक पर्टिकुलर इच्छा आप में पैदा हुई, उसके बाद ठीक है हमें यही चाहिए, इस ढंग की जिद आपके अंदर पैदा होती है। और जैसे जैसे वो चीज जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलती, वैसे वैसे उसके प्रति एक जिद, ये ज्यादा, उसमें लगाव नहीं होता आपका उतना, जिद ज्यादा होती है, ठीक है, जिद ज्यादा होती। और इसीलिए जब ये लैला मजनू के किस्से अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो उसकी नियति फिर तलाक होती है। अगर इतना ही अफेक्शन था तो तलाक कैसे हो गया भाई? कोई अफेक्शन नहीं था, जिद थी, ठीक है ना। एक अहम का टकराव था कि मिलेगी कैसे नहीं, हम चाहते हो ना मिले, ये जिद ज्यादा रही होगी, ऐसा अनुमान हम लगाते हैं, ऐसा अनुमान हम लगाते हैं कि एक और जहां केशवानंद भारती में इन्होंने कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तुरंत 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए। ये भी जिद पकड़े हुए थे कि अच्छा तुम ये ले आओगे, ले आओ, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ले आओ, अब 42nd अमेंडमेंट लो, ठीक है। तो हमें ये जिद का ज्यादा संघर्ष दिखाई देता है। हमारी अपनी ओपिनियन है, हम ऐसा नहीं कर रहे मेरी ओपिनियन ठीक है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ऐसी है, क्योंकि एक और तो ये डिसाइड कर रहे हैं एक गोपालन, ठीक है, तो दूसरी ओर इतनी अच्छी अच्छी बातों की स्वप्रेरणा से इन्होंने डिसाइड कर दी। ये कैसे मान ले? हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि केशवानंद भारती इन्होंने स्वप्रेरणा से डिसाइड कर दिया होगा, और वो बात स्वप्रेरणा से इसलिए आई होगी क्योंकि अंततः सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठते हैं वो लॉजिकल होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। न्याय संगत अप्रोच होती है उनकी, इसमें भी कोई दो मत नहीं, क्योंकि कानून की अपनी विशेषता है कि आप उसे सीखेंगे तो आपकी अप्रोच न्याय संगत हो ही जाएगी, ये उसकी अपनी इनहेरेंट क्वालिटी है। क्योंकि गोलकनाथ की बात ही गलत थी, हम भी कह रहे थे बात गलत है ये। अरे भाई, खाने का फंडामेंटल राइट अगर आप बचा भी लो, बाकी चीजें खत्म हो जाए तो उन फंडामेंटल राइट का करोगे क्या? ठीक है, तो बाकी चीजों की सुरक्षा के लिए भी कोई सिद्धांत होना चाहिए। तो जो पॉलिसी अप्रोच केशवानंद भारती में दिखाई दी वो ज्यादा बैलेंस है, कि बेसिक स्ट्रक्चर है उसे वायलेट नहीं कर सकते, वो ज्यादा ठीक बात है। तो वो अब चूंकि इन्होंने कह दी, उन्होंने 39th अमेंडमेंट वो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, इन्होंने 42nd, उन्होंने कहा कि हम फिर तो कोर्ट का रेस्पॉन्स, और उसी समय इमरजेंसी खत्म हुई और इंदिरा गांधी हार भी गई, ठीक है ना। तो एक माहौल जो देश में था वो इंदिरा गांधी के विरोध में दिखाई दिया, जिस वजह से कोर्ट को ज्यादा आसानी हुई। ऐसा मेरा अपना मत है, हम ये नहीं कह रहे मेरा मत सही है, कि अहम का ज्यादा विस्तार था, ठीक है। तो आपका चैलेंज हो गया, और चैलेंज होकर कोर्ट ने अपने पुराने रुख को कायम रखा, और उनका ये सब, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। और किसमें चैलेंज हुआ? मिनर्वा मिल में, ठीक है, मिनर्वा मिल में। और मिनर्वा मिल में क्यों चैलेंज हुआ उसका कारण देखेंगे। हमने कहा अभी 2 दिन लग जाएंगे हमें, आज तो हमने इसे लिया है, कल देखेंगे। मिनर्वा मिल में चैलेंज ही इसीलिए हुआ क्योंकि एक अधिनियम पारित किया गया, सिख टेक्सटाइल्स नेशनलाइजेशन एक्ट। उसके माध्यम से जो बीमार औद्योगिक इकाइयां थी उनका अधिग्रहण करने की शक्ति, ठीक है, सरकार ने अपने हाथों में ली है, ठीक है। और इस एक्ट को लेजिस्लेचर ने पास करके 9th शेड्यूल में रख दिया, 9वीं अनुसूची में। और आप जानते हैं 9वीं अनुसूची में जो कुछ आ जाएगा, ठीक है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी उस समय तक, आज दी जा सकती है, ठीक है, आज दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती? उसी पर बामन राव और आपका सेल्विया का मुकदमा है, देखेंगे, ठीक है, लेकिन उस समय तक नहीं दी जा सकती थी। अब आप सोचें, ऐसा
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। पूरे देश में एक कानी चिड़िया नहीं बोली, एक कानी चिड़िया नहीं बोली। ठीक है, ये जनता की नींद की स्थिति है। पूरे देश में एक कानी चिड़िया नहीं बोली। कब बोली? जब एक पैसे वाले के हित पर डाका पड़ा। ठीक है, यानी सिख टेक्सटाइल, ठीक है, नेशनलाइजेशन एक्ट ये पास किया लेजिस्लेचर ने और उसे 9 शेड्यूल में रख दिया और उसके माध्यम से कुछ औद्योगिक इकाइयों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण करके उन्हें अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, ये तभी कहा जा सकता है जब हम ये कहें कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब हम ये कहें। ठीक है, और ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये हम कहें तब पाएंगे जब हम ये कहें कि नवीं अनुसूची का निर्माण ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को रोक रहा है। ठीक है ना, जब हम ये कहेंगे कि नवीं अनुसूची में जो कुछ रख दिया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से परे हो जाएगा, जब हम ये कहेंगे, ठीक है, कि ये बात ही गलत है, तभी तो हम, ठीक है, ये कह पाएंगे कि 9th शेड्यूल नहीं होनी चाहिए। और तभी हम ये कह पाएंगे कि 9th शेड्यूल में जो कुछ रखा गया इसे भी, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इसका भी होना चाहिए कि ये यहां रखा जाना चाहिए या नहीं। ठीक है ना, और अगर ये यहां नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है, अर्थात नहीं रखा जाना चाहिए, मीनिंग देयर बाय ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है। ठीक है, बाकी अमेंडमेंट तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो ही तो हम सफलतापूर्वक अपनी बात कह पाएंगे, अदरवाइज कहीं नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को चुनौती मिली मिनर्वा मिल में। अगर ये स्थितियां न हुई होती तो शायद 42nd अमेंडमेंट कुछ और दिन चला होता। ठीक है, हमने आपसे बार बार कहा कि जज मेड लॉ की कमी यही है कि जब तक उसके पास सिचुएशन पहुंचेगी नहीं तब तक जज साहब कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए विधायन को सबसे बेहतर मानते हैं। ठीक है, तो इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की को चुनौती मिली मिनर्वा मिल में और कोर्ट ने अपने पुराने रुख को कायम रखा। क्या रुख था? मिनर्वा मिल क्या कहता है? ठीक है, इस पर तो बात कल करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक बात आज पूरी कर लेते हैं। ठीक है, 368 4 और 5 क्या कह रहे हैं, किस ढंग की शक्तियां इन्होंने अर्जित करने का प्रयास किया कि अब तो 368 की प्रक्रिया की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तात्पर्य कोई संविधान संशोधन, ठीक है, जो संविधान संशोधन का तात्पर्य रखने वाला अधिनियम है उसे भी न्यायालय में किसी भी आधार पर किसी भी, ठीक है, चुनौती नहीं दी जाएगी। 368 5 कहता है इस संविधान के निरसन की संविधायी शक्ति संसद में निहित है और उसे किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। तो इस अमेंडमेंट के पास होने और मिनर्वा मिल के चैलेंज के बीच विद्वानों के बीच चर्चा हो रही थी। कुछ विद्वान इस मत के थे कि संसद, ठीक है, इसे संशोधन की शक्ति दी गई है संविधान में, इसलिए यह कहना कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज है यह गलत है। कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, संविधान का हर पार्ट अमेंडेबल है, क्योंकि संशोधन की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध स्वयं फ्रेमवर्क ने नहीं लगाया। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आज भी, ठीक है, गांधी परिवार के मूर्खता और धूर्तता से पूर्ण कामों का समर्थन करते रहते हैं। तो परंपरा उसी समय से है। ठीक है, उस समय तो ये लोग और ज्यादा प्रभावी रहे होंगे, आज तो तब भी, ठीक है। तो इनका कहना है कि संसद की संविधान की संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध है ही नहीं, तो बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आ गया? ठीक है, और कुछ लोग थे जिनमें हमारे जैसे लोग थे, वो ये कह रहे थे कि ना, जो अभिव्यक्त रूप से संशोधन की शक्ति
को सीमित नहीं किया गया। वो इसलिए क्योंकि संशोधन शब्द स्वयं में ही सीमित है। परिवर्तन संशोधन होता ही नहीं, निरसन संशोधन होता ही नहीं, तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, और फिर कुछ चीजें तो बेसिक होती ही है किसी भी चीज में। खटाई में खट्टा ही नहीं होगा तो खटाई कहां से है? संविधान में अगर सेपरेशन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है, यही नहीं होगा, सेकुलरिज्म नहीं होगा, फेडरलिज्म नहीं होगा, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहां कैसे जाएगा? ठीक है, और फ्रेमर्स एक बैलेंस, संतुलित संविधान चाहते थे। अगर संतुलित संविधान न चाहते होते तो अनुच्छेद 32 में फंडामेंटल राइट के प्रश्न को लेकर और अनुच्छेद 226 में किसी भी प्रश्न को लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जाने की शक्ति ये न देते। अगर वो कर्तव्य आधारित व्यवस्था चाहते थे तो फंडामेंटल राइट देते ही नहीं। ठीक है, वे एक संतुलित संविधान चाहते थे, उनकी इच्छा, इसको निर्धारित करना पड़ेगा स्वयं संविधान को ही देखकर, और संविधान के उपबंधों का अध्ययन करने से निष्कर्ष निकलता है कि वे एक संतुलित संविधान चाहते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है तो फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट के साथ उन्हें प्रवर्तित कराने की शक्ति भी है। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस है। ठीक है, पीरियडिकल इलेक्शन है ताकि कोई मनमानी ना कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हटाने की शक्ति संसद में, नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, सब जगह एक संतुलन दिखाई देता है। तो इस संतुलन को आप डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि संशोधन के नाम पर हम कुछ भी करें और हमारी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा? लेकिन ये चर्चाएं चलती रहीं मिनर्वा मिल डिसाइड होने तक। ठीक है, और इस बीच इंदिरा गांधी चुनाव हार भी गई। ठीक है, 2 साल अपना जनता पार्टी का शासन भी चला, उसका इंदिरा गांधी फिर जीत गया। 80 से 84 तक जो लोग, 84 तो मारी ही गई। ठीक है, 80 से 84 तक जो लोग राजनैतिक रूप से जागरूक, ठीक हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो 80 से 84 तक भी विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन की चर्चा ये हवा में चलती रही। लेकिन चूंकि बैड एक्सपीरियंस है अभी 2-3 साल पहले का ही, इसलिए हिम्मत ही नहीं हो पाई कि हम फिर वो कोई संविधान संशोधन करें। ठीक है, और कहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी डर था कि अपने ही रुख पर कायम रहा तो क्या करेंगे, और बैड एक्सपीरियंस हो ही चुका है अभी हार के सत्ता से, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी नेहरू के काल से, और अब हारे और बुरी तरह हारे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात थी। आज तो उनकी हारने की विचारों की आदत हो गई है, आज तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, आज तो वो कुटेल हो गए, अब तो हारने पर फर्क ही नहीं पड़ता। वो बताते कि नैतिक जीत हमारी हुई है, 2 सीटें मिलती, बताते नैतिक जीत हुई है, तो आज तो उन पर कोई फर्क नहीं। उस समय बहुत बड़ी बात थी। 84 में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद राजीव गांधी का शासनकाल आया। ठीक है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी होते हुए भी अपोजिशन मुखर हो गया था। ठीक है ना, ये ठीक है कि उनके पास मेजोरिटी बहुत ह्यूज थी, और वो भी इंदिरा गांधी की मौत से उपजी सहानुभूति थी। उसके बाद तो कांग्रेस का हाल ही बुरा होने लगा, और विभिन्न देशों, मतलब पूरे देश में ऐसी स्थिति ही नहीं बची किसी पार्टी की कि ये कोई संशोधन इस ढंग का हो पाए। तो ये 42वें संविधान संशोधन पर आकर मामला रुक जाता है, संविधान संशोधन का। लेकिन अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या घोषित किया गया, इस पर मिनर्वा मिल, बामन राव और रघुनाथ राव 3 है। ठीक है, तो तीनों पर कल बात कर लेंगे। फिर कल ये हमें लगता है संपूर्ण सा हो जाएगा, परसों ये संपूर्ण हो जाना चाहिए। देखते